हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रिया को आज उसकी माँ सीमा ने सुबह 6 बजे ही उठा दिया। ओफो, जल्दी उठो प्रिया, सोने दो ना माँ, आज तो रविवार है, ऑफिस भी नहीं है। प्रिया आधी नींद में बोली, अरे भूल गई है क्या, आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, सीमा ने कहा। ये सुनते ही प्रिया झट से उठकर बैठ गई। नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, क्योंकि दिमाग में पिछली घटनाओं के कड़वे अनुभव उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे। प्रिया देखने में अच्छी थी, पतली दुबली, स्मार्ट, स्वभाव भी अच्छा था, लेकिन बस एक कमी की वजह से 4 बार पहले भी अपने लड़के का रिश्ता लाए लोग मना कर चुके थे। कारण था सांवला रंग। इस कमी के कारण बचपन से ही उसे जगह जगह समाज में उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। तमाम काबिलियत थी उसमें, स्विमिंग और नृत्य में गोल्ड मेडलिस्ट थी, पढ़ाई लिखाई में भी हमेशा अव्वल रहती थी। लेकिन अफसोस कि जब भी रिश्ते की बात आती उसे हमेशा इनकार का सामना करना पड़ता। कभी कोई बॉयफ्रेंड बना नहीं था, इसलिए लड़कों से बात करने का भी ज़्यादा अनुभव नहीं था। बस ये सब दिमाग में आते ही प्रिया ने दुखी मन से कहा, रहने दो माँ, क्या फ़ायदा है इन सब का, जो हमेशा होता है वही आज भी होगा। चुप कर पगली, तुझे बड़ा पता है, सीमा प्यार से फटकार लगाते हुए बोली। मेरी बेटी जैसे नैन नक्श वाली लड़की पूरे मोहल्ले में नहीं होगी, सांवला रंग होने से क्या होता है। प्रिया दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर बोली, पूरा खेल ही रंग का है माँ, लड़का खुद भले ही काला हो, लेकिन लड़की गोरी चिट्टी दूध सी सफ़ेद होनी चाहिए। मेरा तो शादी ब्याह से भरोसा ही उठ गया है। सीमा ने बिस्तर पर निराश बैठी प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और बोली, ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा, क्या पता कि ये लड़का औरों से अलग हो, ये रूप से बढ़कर भी कुछ देखे। हमारे समाज में सबसे पहले लड़की का रूप ही देखा जाता है माँ, बाकी चीजें बाद में आती हैं। मेरे पास ये मानने की कोई वजह नहीं है कि ये लड़का औरों से अलग होगा, प्रिया ने निराशाजनक स्वर में कहा। सीमा भी ये सुनकर हल्का सा दुखी जरूर हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत ही संभल कर प्रिया से कहा, अच्छा तैयार हो जा, वो लोग शाम 4 बजे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सौरभ दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आ गया था, जहाँ उसे रिसीव करने के लिए उसके माता पिता खड़े थे। सौरभ अपना काला बैग कंधे पर टांगे आगे बढ़ा और माता पिता के पैर छुए। पिताजी सुरेश और माताजी मीरा खुशी से एक साथ बोले, खूब खुश रहो बेटा। सौरभ के चेहरे पर खुशी से ज्यादा थकान दिखाई दे रही थी। वो बेमन से बोला, माँ आज लड़की देखने जाना जरूरी है क्या? बेंगलुरु से दिल्ली आने में 3-4 घंटे तो लग ही गए हैं, कल चलते हैं ना? मीरा ने हल्के से गाल पर थपकी लगाते हुए कहा, वैसे तो तू बड़ा योगा सोगा करता है, अब थकान लगने लगी तुझे 3 घंटे की फ्लाइट में? वैसे भी उनसे फोन पर बात तो हो ही चुकी है, अब तू चाहता है कि हम उनसे मना करें? सौरभ अपने पिता सुरेश की तरफ देखकर बोला, पापा आप ही समझाइए ना माँ को। सुरेश हंसकर बोले, देख बेटा, मुझसे मदद की उम्मीद मत रख, मैं तो तेरी माँ की ही तरफ हूँ। आखिरकार सौरभ ने हार मान ही ली। अच्छा ठीक है, यहाँ से कितनी दूर है? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि एयरपोर्ट से ज़्यादा नहीं, बस 2-3 किलोमीटर ही दूर है। कार से जाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रवि ने भी वो जगह देखी हुई है, सुरेश ने जवाब दिया। क्या रवि बीच में कहाँ से आ गया? सौरभ रवि का नाम सुनते ही चौंक गया, जो कि उसके चाचा का लड़का था। मीरा बोल पड़ी, अरे तेरा चचेरा भाई लाख नकारा सही, लेकिन इस मामले में बड़े काम का निकला। हमने तेरे चाचा को कुछ दिन पहले फोन करके बताया कि सौरभ अब मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर है, अच्छा कमाने भी लगा है, तो किसी अच्छे से संस्कारी परिवार का पता करो। तुम्हारे चाचा ने बताया कि उनके पास के किसी कॉलोनी में एक शर्मा परिवार है। घर के मुखिया रामलखन शर्मा आर्ट्स के स्टूडेंट को इतिहास पढ़ाते हैं। पत्नी सीमा शर्मा आम गृहिणी है। बेटी प्रिया शर्मा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनका छोटा बेटा सूरज अभी 11वीं में है। इस परिवार के वर्णन से हम इतने प्रभावित हो गए कि रवि को लोकेशन पता करने का काम दे डाला। रवि ने मकान देख लिया और वहीं आज हमें भी मकान तक लेकर जाएगा। सौरभ तो रवि का नाम सुनकर ही परेशान हो गया था, क्योंकि जब भी मिलता था 10 तरीके के सवाल पूछता था। कितनी कमाई हो रही है, बेंगलुरु की लड़कियां देखने में कैसी हैं, कितने बड़े फ्लैट में रह रहे हो इत्यादि, जिसकी वजह से सौरभ व्हाट्सएप पर भी रवि से बात करने में हिचकिचाता था। लेकिन
अब कुछ नहीं किया जा सकता था। रवि पूरे समय उसका दिमाग खाता रहेगा, ये सोच सोच कर वो और ज्यादा निराश हो गया। जैसे ही सब एयरपोर्ट से निकले, रवि अपनी बाइक पर सवार बड़ी सी मुस्कान के साथ सबका इंतजार कर रहा था। उसने एक मोटा काला सा चश्मा पहन रखा था। सौरभ को देखते ही वो चिल्ला उठा, अरे नमस्कार भैया जी, कैसे हैं? सौरभ को भी उसके पास जाकर मजबूरन नकली हंसी चेहरे पर लाकर बोलना पड़ा, मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है? अरे बिल्कुल बढ़िया भैया जी, तो फाइनली लड़की देखने का समय मिल गया आपको? हाँ, माँ पापा लगभग रोज ही पूछने लगे थे शादी के लिए, कब तक टालता? सही बात है, आप लोग जाकर गाड़ी में बैठिए, मैं बाइक आगे आगे चलाकर आप सबको रास्ता दिखाता हूँ। उसके बाद सौरभ अपने माता पिता के साथ गाड़ी में बैठकर रवि की बाइक के पीछे पीछे चलने लगा। 3 घंटे की फ्लाइट के बावजूद गाड़ी सौरभ ही ड्राइव कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता अगर गाड़ी चलाएंगे तो शायद वो लोग अगली सुबह ही लड़की वालों के घर पहुंचते, इसलिए वही ड्राइव करने लगा। प्रिया के पिता रामलखन शर्मा और छोटा भाई सूरज घर के अंदर से कुर्सियां निकालकर अपने बड़े से आंगन में रख रहे थे। खाने पीने का सामान बनाने के लिए प्रिया की मां सीमा ने अपनी बहन सुषमा को बुलवा लिया था, जिसका ससुराल उनके पड़ोस में ही था। रामलखन कुर्सियां रखते हुए बोले, सीमा, तुमने पूछा कि उनको कितना समय लगेगा आने में? अरे बस 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं। सीमा ने किचन से ही आवाज दी। हे भगवान, प्रिया तैयार हुई है या नहीं? रामलखन ने घबराकर पूछा। हो गई हूँ पापा, बस बाल बना रही हूँ, प्रिया ने अपने कमरे से आवाज दी। अब तो उसे ऐसे रूटीन की आदत हो गई थी। लड़के वाले घुमा फिरा कर मना ही करते थे, इसलिए उसे इस तरह से सजना धजना अच्छा भी नहीं लग रहा था। तभी सीमा कमरे में आ गई। अरे तैयार हो गई मेरी बच्ची, वाह बहुत प्यारी लग रही है। प्रिया ने भी होठों पर झूठी मुस्कान बिखेर दी। वो अपनी माँ से इस विषय में बात करना चाहती थी, लेकिन अब समय नहीं बचा था। लड़के वाले किसी भी वक्त दरवाजे पर धमक सकते थे। अचानक से ही घर की घंटी बजी और प्रिया को बाहर से अपने पिता के हंसने और आओ भगत करने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गई कि लड़के वाले आ चुके हैं। सबसे पहले सुरेश ने घर के अंदर कदम रखा था, उसके बाद मीरा ने, और सबसे बाद में सौरभ चारों तरफ देखता हुआ घर के अंदर आया। आइए आइए भाई साहब, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रामलखन ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा। अरे तकलीफ कैसी भाई साहब, पहली बार लड़के के लिए रिश्ता देखने आए हैं, तकलीफ की कोई बात नहीं है, सुरेश ने हंसते हुए कहा। फिर सब बाहर आंगन में लगी कुर्सियों पर विराजमान हो गए और सौरभ को एक बड़े सोफे पर बैठा दिया। बाहर बादलों की वजह से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कोई धूप नहीं थी। एक काम बहुत बढ़िया किया आपने भाई साहब, कुर्सियां बाहर लगवा दी। बाहर आंगन में खुली हवा में बैठने का मजा ही कुछ और है, सुरेश प्रसन्न मन से बोले। सौरभ कम ही बात कर रहा था। दरअसल उसकी बड़ी हालत खराब थी, क्योंकि पहली बार कहीं रिश्ता देखने आया था। रामलखन अपनी पत्नी से बोले, अरे सीमा, प्रिया को लेकर आओ। अंततः प्रिया आई। सिंपल सलवार सूट में अपने हाथों में चाय की ट्रे पकड़े प्रिया ने आंगन में प्रवेश किया। आओ बेटी आओ, चाय को रखकर सौरभ के बगल में बैठ जाओ, रामलखन बोले। सौरभ के दिल की घबराहट और बढ़ गई। एक अजनबी लड़की के बगल में बैठने की बात उसके लिए नई ही थी। सुरेश और मीरा काफी समय तक प्रिया को निहारते रहे और फिर सुरेश बोले, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है बेटी? जी मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, प्रिया ने धीमे स्वर में कहा। अरे बेटा, लेकिन पढ़ाई के अलावा और भी तो कोई शौक होगा, मीरा ने पूछा। जी थोड़ा बहुत सिंगिंग और डांसिंग का भी शौक है, प्रिया ने उत्तर दिया। दरअसल हमारी बिटिया रानी ने शास्त्रीय संगीत और नृत्य को काफी समय तक सीखा है, रामलखन बोले। फिर एक गाना तो होना चाहिए भाई साहब, सुरेश बोले। अरे बिल्कुल, इतना कहकर रामलखन ने सूरज को कुछ इशारा किया और वो अंदर से एक सितार लेकर आ गया। बेटी कुछ बढ़िया सा सुना दो, मीरा बोली। फिर प्रिया ने सितार के तार छेड़ने शुरू किए। उसकी मधुर आवाज सौरभ के कानों में शहद की तरह घुल गई। वो अभी तक घबराया सा बैठा हुआ था, लेकिन प्रिया की मधुर आवाज सुनकर वो एकटक उसे ही देखने लगा। प्रिया गाते गाते मंत्रमुग्ध हो गई थी और उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो गई थी। वो अपने संगीत में पूरी तरह डूब चुकी थी। सौरभ बड़ी तन्मयता से प्रिया को निहारने लगा। पतली सुराही जैसी गर्दन गुथे हुए बालों से आती आगे को एक लट उसको और खूबसूरत बना रही थी। सौरभ का ध्यान प्रिया के रंग पर गया ही नहीं,
जिसकी वजह से उसका रिश्ता 4 बार टूट चुका था। वो बस उसकी मधुर आवाज के जादू में खो गया था, बल्कि वहां बैठे सभी लोग खो गए थे। इसलिए जब प्रिया ने गाना बंद किया तो सब मानो नींद से जागे। अचानक ही सौरभ ने ताली बजाना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी बाकी सब ने भी तालियां बजाना शुरू कर दिया। प्रिया के मन में भी प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने कोई भी झूठी उम्मीद बांधना सही नहीं समझा। उसने बस मुस्कुराकर आंखें नीची कर ली। आपकी बेटी के गले में तो सरस्वती माता का वास है, सुरेश बोले। राम लखन ने सौरभ की ओर देखकर कहा, आप काफी समय से चुप हैं बेटे, अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले कि सौरभ कुछ कहता, मीरा बोली, अगर आप सब बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से लड़का लड़की को हमें अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वे आपस में खुलकर बातचीत कर सकें। आप सही कह रही हैं बेटी प्रिया, सौरभ को अपना कमरा दिखा लाओ, सीमा ने कहा। अब प्रिया बेचारी क्या बोलती। उसने धीरे से सौरभ से कहा, आइए। फिर सौरभ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। प्रिया को कुछ उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आज पहली बार एक ऐसा परिवार आया था जिसने उसके रंग के बारे में कोई छोटी मोटी टिप्पणी भी नहीं की थी। इसलिए दिल के किसी कोने में एक सकारात्मक भावना तो थी ही। जल्द ही सौरभ प्रिया के कमरे में पहुंचा, जो कि सिर्फ एक मंजिल ऊपर था। कमरे में एक और सुसज्जित पुस्तकें रखी हुई थी और दूसरी तरफ दीवार पर प्रिया के ग्रेजुएशन के दिन खींची गई तस्वीर लगी थी। सौरभ इधर उधर देख ही रहा था कि प्रिया अचानक से उससे बोली, देखिए, अगर आपको मना करना है तो आप अभी कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। सौरभ एकदम चौंक गया। उसे इस तरह की बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो चौंकते हुए बोला, अरे लेकिन मैं क्यों मना करूंगा? दरअसल मैं बार बार रिजेक्ट होकर थक गई हूँ। मैं बस इस प्रक्रिया को जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। नीचे मैं आपसे खुलकर ये बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब बोल सकती हूँ। प्रिया एक सांस में बोल गई, आपको भी कोई रिजेक्ट कर सकता है? सौरभ मुस्कुराता हुआ बोला, बिल्कुल कर सकता है। मेरा सांवला रंग हमेशा से मेरी निराशा की वजह रहा है। प्रिया ने दुखी होकर बोला, कमाल है, रंग थोड़ा सांवला है तो क्या हुआ, आप फिर भी आकर्षक हैं। सौरभ के ये बोलते ही प्रिया उसे घूरने लगी। सौरभ को भी लगा कि उत्सुकतावश में वो ना जाने एक क्या बोल दिया। फिर वो धीमी आवाज में बोला, मेरे कहने का मतलब कि रंग मेरे लिए कोई मापदंड नहीं है। प्रिया थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। सौरभ आगे बोला, तो गाने और नृत्य के अलावा आपको कोई और शौक भी है? जी मुझे पढ़ने का शौक है, प्रिया बोली। हाँ वो तो लग ही रहा है। सौरभ किताबों को देखकर बोला, तो क्या आपको कुछ पढ़ने का शौक नहीं है, उपन्यास वगैरह? प्रिया ने पूछा। हाँ उपन्यास पढ़ने का शौक है, लेकिन उससे भी ज्यादा शौक लिखने का है। मैं खाली समय निकालकर लिखता रहता हूँ, सौरभ ने उत्तर दिया। अच्छा, क्या क्या लिखा है अब तक आपने? प्रिया ने हैरानी से पूछा। कुछ खास तो नहीं, बस साल भर पहले एक नॉवेल छपी थी मेरी, उगता सूरज के नाम से। उगता सूरज? उगता सूरज आपने लिखी है? प्रिया एकदम से चौंक गई। जी हाँ, लेकिन इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? सौरभ ने पूछा। चौंकने वाली बात तो है ही, मेरी कई सहेलियों ने ये नॉवेल पढ़ी और बहुत तारीफ की। मैं भी बहुत दिनों से इसे पढ़ने का सोच रही थी, लेकिन लेखक का नाम मुझे नहीं पता था, और आज आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, प्रिया चहककर बोली। थोड़ी ही देर में सौरभ और प्रिया एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कॉलेज के दो बिछड़े मित्र काफी समय बाद मिलने पर करते हैं। अचानक ही सौरभ प्रिया की तरफ प्यार भरी नजरों से देखकर बोला, अगर मैं यहाँ किसी कारण से नहीं आ पाता तो शायद जिंदगी भर अफसोस करता। प्रिया बस मुस्कुराकर रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि किसी लड़के से पहली बार वो इतनी लंबी बातचीत कर रही थी। अचानक ही बाहर भारी बारिश शुरू हो गई। प्रिया दौड़कर अपने कमरे पर बनी छोटी सी बालकनी पर आ गई और हाथों को आगे करके बारिश की बूंदों से खेलने लगी। उसकी ये बचपने भरी हरकतें सौरभ का मन मोह ले रही थी। सौरभ भी बालकनी पर आकर उसकी बगल में खड़ा हो गया। उन्होंने देखा कि खुले आंगन में बैठे ठंडी हवा का मजा उठा रहे सभी लोग अब जल्दी जल्दी घर के अंदर आ गए थे। ये देखकर दोनों छोटे बच्चों की तरह हंसने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उनकी हंसी रुकी और सौरभ और प्रिया की नजरें आपस में टकराईं और दोनों के दिल की धड़कन बढ़ गई। शायद दोनों के साथ ही ऐसा पहली बार हो रहा था। 2 मिनट तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, लेकिन कुछ न बोले।
अचानक से प्रिया मानो नींद से जागी और सौरभ से बोली, अब हमें नीचे चलना चाहिए। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ गए। बाहर बारिश के कारण घर के हॉल में ही लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। सुरेश और रामलखन मौसम पर चर्चा कर रहे थे। सीमा ने प्रिया के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखी जो कि उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। प्रिया और सौरभ को अलग सोफे पर बैठा दिया गया। सीमा ने वही सवाल पूछा जो कि उन्होंने हर लड़के वालों के सामने दोहराया था, तो मीरा जी कैसी लगी हमारी बेटी आपको? हमें तो लड़की बहुत गुड़ी और सुशील लगी, लेकिन हम तो माँ बाप हैं, शादी तो बच्चों को करनी है, उन्हीं से पूछ लेते हैं, मीरा ने उत्तर दिया। फिर सब लोगों की नजरें सौरभ और प्रिया पर पड़ गई। सौरभ धीमे से बोला, देखिए मुझे तो प्रिया बहुत पसंद है, लेकिन प्रिया से भी अगर आप एक बार पूछ लेते तो मुझे भी सौरभ पसंद है। प्रिया ने सौरभ का वाक्य पूरा होने से पहले ही बोल दिया। सुरेश बड़े खुश हो गए। ओहो समधी जी, अब तो समोसे खिलाइए, रिश्ता पक्का हो गया। रामलखन की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज पहली बार एक ऐसा परिवार मिला था जिसने उनकी बेटी के रंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और सिर्फ उसके गुण देखे थे। ओफो, आपको तो बस समोसे खाने का बहाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपका, मीरा ने चुटकी लेते हुए कहा तो सब हंस पड़े। अब मंगनी की तारीख फिक्स कीजिए आप लोग, रामलखन ने सुरेश और मीरा की ओर देखते हुए कहा। इसमें तो थोड़ा समय लगेगा, हम कुछ दिनों में आपको बताते हैं, सुरेश ने जवाब दिया। अब तक बारिश भी काफी हद तक शांत हो गई थी। सब मेल मिलाप करने के बाद घर से बाहर जाने लगे। रामलखन और सुमित गले मिले, वैसे ही मीरा और सीमा भी गले मिली। इसी दौरान सौरभ चुपके से प्रिया का नंबर ले चुका था। अब सब गाड़ी में बैठ गए थे। उन्होंने फोन करके रवि को बुलवा लिया जो कि पास में ही अपने किसी दोस्त के घर पर था। सौरभ ने हाथ हिलाकर प्रिया को बाय किया और वो लोग अपने घर की ओर चल पड़े। फिर सौरभ ने अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ ली और रवि अपने घर चला गया। रवि ने अपने घर जाते ही बाइक खड़ी की और अंदर आ गया, जहां उसके पिता अशोक पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। रवि के अंदर आते ही अशोक बोले, अरे क्या हुआ वहां? मैं घर के अंदर तो नहीं गया क्योंकि मुझे अपने दोस्त के घर जाना था, लेकिन मैंने लड़की को देखा, वो तो काफी सावली सी थी, मुझे तो कुछ खास नहीं लगी, लेकिन रिश्ता पक्का कर दिया उन्होंने, रवि ने उत्तर दिया। अच्छा, मैं शाम को भाई साहब के घर जाकर पूछता हूँ कि क्या हुआ। मेरी तो बस रामलखन शर्मा से पहचान थी जिनको अपनी लड़की ब्याहनी थी। मुझे नहीं पता था कि इनकी लड़की सांवली है। ये लोग बड़ी मोटी रकम तय करके आए होंगे। तू भी कुछ मेहनत करके अच्छा कमाने लग जा बेशर्म, ताकि तुझे भी तगड़ा दहेज मिल जाए अपने सौरभ भैया की तरह। अशोक ने रवि को बुरी तरह लताड़ा, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सौरभ तो अपने मन से प्रिया का ख्याल निकाल ही नहीं पा रहा था। तभी उसके व्हाट्सएप पर प्रिया का मैसेज आया, क्या कर रहे हो? सौरभ ने भी लिख भेजा, बस तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो अब आपके ख्यालों में गोरी चिट्टी लड़कियां नहीं आती? प्रिया ने मजाक के उद्देश्य से पूछा। नहीं, अब मुझे सांवला रंग ही पसंद है। प्रिया का सांवला रंग आज तक उसके लिए दुत्कार का विषय ही बना था, लेकिन सौरभ को उसकी मधुर आवाज, बात करने के सलीके और शर्मीली मुस्कान ने इस कदर मोह लिया था कि वो चाहकर भी अब कुछ और नहीं सोच पा रहा था। प्रिया का मैसेज आया, मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या कहूँ। ये सब अभी भी एक सपने जैसा ही है मेरे लिए। मैंने अपनी सहेलियों को ही देखा था चोरी छिपे अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए, लेकिन खुद ऐसा करने का कोई अनुभव नहीं रहा। सौरभ ने भी एक व्यंग्यात्मक रिप्लाई किया, ओह चलिए, कम से कम आपने हमें अपना बॉयफ्रेंड तो माना। तभी सौरभ ने डोरबेल की आवाज सुनी। उसने प्रिया को मैसेज किया, लगता है कि कोई आया है, मैं तुमसे कुछ देर बाद फोन पर बात करूंगा, बाय। प्रिया ने भी बाय लिखकर भेज दिया। सौरभ का कमरा नीचे हॉल में ही था, इसलिए वह तुरंत उठकर दरवाजा खोलने गया। सामने उसके चाचा अशोक शर्मा, चाची शीला शर्मा और रवि खड़े थे। सौरभ ने अशोक को शीला के पैर छुए। अरे चाचा चाची, आप लोगों ने तो सरप्राइज दे दिया। खुश रहो बेटा, खुश रहो, चलो अंदर चल के बात करते हैं, अशोक बोले। सब लोग हॉल में जाकर बैठ गए। तब तक सुरेश और मीरा भी अपने कमरे से निकल आए। सुरेश बोले, अरे छोटे, तुमने तो कॉल भी नहीं किया कि तुम आ रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा किया जो चले आए। तुमने तो बड़ा बढ़िया रिश्ता बताया। परिवार से तो हम कुछ ही पलों में हिल मिल गए थे और उनकी लड़की भी बड़ी सुशील थी। तो फिर शहनाइयां बजवाने की तैयारियां करिए भाई साहब, और सबसे पहले मुंह मीठा करवाइए।
लड़के की शादी तय हो गई। अशोक सोफे पर बैठता हुआ बोला, मैं कुछ मिठाई वगैरह लाती हूँ। कहते हुए मीरा किचन में चली गई। माफ कीजिएगा भाई साहब, अशोक बोला। माफी क्यों? सुरेश ने हैरानी से पूछा। अरे दरअसल मेरा राम लखन जी से थोड़ा बहुत मिलना जुलना था और वो हमेशा अपनी लड़की की शादी को लेकर दुखी रहते थे, इसलिए मैंने सौरभ की बात चलाई। अगर मुझे पता होता कि लड़की सांवली है तो तुम क्या छोटे? इस बार सुरेश की आवाज में थोड़ा आक्रोश झलक रहा था। सामने बैठा सौरभ भी अपने चाचा को बड़े अजीब तरीके से देख रहा था। अशोक ये बात भांप गए थे इसलिए चुप हो गए, लेकिन फिर उनकी धर्मपत्नी बोलने लगी, अब इसमें छुपाने वाली क्या बात है भाई साहब? उनकी लड़की की शादी हम अपने सौरभ जैसे हैंडसम अच्छा कमाने वाले लड़के से कर रहे हैं तो कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। कुछ तगड़ा अमाउंट तय तो तय हुआ ही होगा, अब इसमें शर्माना क्या है? ये प्रथा तो बरसों पुरानी है। सुरेश शीला की बातों से हक्के बक्के रह गए थे। उन्होंने पूछा, यानी कि आपको लगता है कि हम लोग उनसे तगड़ा दहेज वसूल कर रहे हैं? अरे मतलब आप बिना दहेज की बात करे ही चले आए? शीला ने हैरानी से पूछा। अब तक मीरा भी मिठाई लेकर आ गई थी। वो बोली, जी हाँ, बिना दहेज के ही होगी ये शादी, आपको कोई दिक्कत? तभी बीच में रवि बोल पड़ा, अरे अपने भैया की शादी उस कलूटी लड़की से ऐसे मुफ्त में थोड़ी होने देंगे। अब चुप बैठे सौरभ का सब्र जवाब दे गया और रवि से बोला, अपनी जुबान पर लगाम दो रवि, तुम्हारी होने वाली भाभी है वो। शीला भी तैश में आ गई। ये क्या तरीका हो बेटा? अब उस लड़की के लिए तुम अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करोगे? बात सिर्फ उस लड़की की नहीं है, आप किसी भी लड़की के बारे में इस तरह के शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपकी कोई बेटी होती और उसे कोई ऐसे कहता तो आपको कैसे लगता? सौरभ एक सांस में ही बोल गया। अशोक परिस्थिति को संभालने के लिए बोले, अरे बेटा, तुम्हारी चाची के कहने का मतलब कि अगर हमारे खानदान के एक लायक लड़की की शादी उस लड़की से हो रही है जिसका रिश्ता करवाने में उसके परिवार वालों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो उनको थोड़ा बहुत माल देने में संकोच नहीं करना चाहिए। सुरेश कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन उनसे पहले सौरभ ही बोल पड़ा, तो यानी कि हमें दहेज लेना चाहिए? और आपका तर्क ये है कि उस लड़की से शादी करके मैं उस पर एक प्रकार का एहसान कर रहा हूँ, इसलिए मैं उन पर दहेज देने का दबाव बना सकता हूँ। मुझे नहीं पता था चाचा जी आपकी इस स्तर की सोच है। ये क्या बदतमीजी है सौरभ? शीला बोली। सौरभ अब आक्रोशित नजर आने लगा था। बदतमीजी? और आप लोग जो बोल रहे हैं तब से उस लड़की के लिए वो बदतमीजी नहीं है? वैसी आपकी गलती नहीं है, हमारा समाज ही ऐसा है कि लड़की के आचरण से पहले उसकी शक्ल पर ध्यान दिया जाता है। लड़का भले ही जले हुए भटूरे जैसा हो, लेकिन बहू गोरी चिट्टी आनी चाहिए। जिस लड़की को मैं देखकर आया हूँ चाची, वो लाखों में एक है। उसके गुण उसके सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। अच्छा आचरण होने से व्यक्ति अपने आप सुंदर लगने लगता है। किसी का सांवला रंग है तो वो क्या कर सकता है? अब एक कोई बढ़े हुए वजन जैसी समस्या तो है नहीं जो 4 दिन जिम करने से ठीक हो जाएगी। इन गोरा बनाने वाले क्रीम्स के विज्ञापनों ने भी लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। विज्ञापन में एक ऐसी सांवली लड़की दिखाएंगे जिसके जीवन में हर नाकामयाबी का कारण सिर्फ रंग है, और क्रीम लगाते ही वो चुटकियों में गोरी हो जाती है और उसकी जिंदगी भी बेहतर हो जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि तन गोरा होने से मन भी साफ हो, ये जरूरी नहीं है। अशोक सुरेश की तरफ देखकर बोले, भाई साहब ये क्या कह रहा है? बाहर रहकर इसका दिमाग खराब हो चुका है, आप ही कुछ समझाइए इसको। मैं क्या समझाऊं अशोक कि उस लड़की से रिश्ता तोड़ दो क्योंकि वो सांवली है? अरे मेरा भी तो रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन जब मैं तेरी भाभी को देखने गया था तब किसी ने भी मेरे रंग पर सवाल क्यों नहीं उठाया? गोरा होने का सारा ठेका क्या सिर्फ लड़कियों ने उठा रखा है? सुरेश ने अशोक को समझाया। और देखिए चाचा जी, दहेज तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, तो मुझे इस प्रकार से लड़की वालों से भीख लेने की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई। सौरभ बोला। अब अशोक, शीला और रवि एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। शीला अशोक से बोली, चलिए जी, अब यहाँ कहने सुनने को क्या बच गया है? हमारा काम था समझाना, जो हमने कर दिया, बाकी इनकी मर्जी। फिर अशोक, शीला और रवि बाहर जाने लगे। पीछे से उनको सौरभ की आवाज आई, काश ऐसा हो जाए चाची की रवि के जीवन में भी कोई सांवली लड़की आ जाए, तब शायद आप मेरी बात को समझ पाए। शादी का कार्ड हम आपको जरूर भेजेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपको आगे हमसे रिश्ते निभाना है या नहीं। किसी ने सौरभ की बात का जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। सुरेश सौरभ को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। सौरभ ने पूछा, क्या हुआ पापा? सुरेश ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, तू अब काफी समझदार हो गया है। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए।
इस प्रकरण से सौरभ का मूड काफी खराब हुआ। अचानक ही उसे उसके व्हाट्सएप पर प्रिया का मैसेज आया, आई लव यू। मैसेज पढ़कर सौरभ मुस्कुरा दिया और जवाब में लिख भेजा, आई लव यू टू। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।